हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हायर स्टडीज़ विद अनुज। जैसे कि मैंने बताया था, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में सी यू टी के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग लेके आएंगे टाइम टू टाइम। तो इसमें अब यूएन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आपके रेडी हो जाएंगे। यूएन के सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें मैं डिस्कस करूँगा। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यूएन का इस्टेब्लिशमेंट देखें तो ये 24 अक्टूबर 1945 में होता है। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुआ था। याद रखना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसमें यूएसए मेंबर नहीं होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है जिसे हम लोग यूएन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन में के फाउंडिंग मेंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जब यूएन बन रहा था उस समय में कितने मेंबर थे इसमें, तो 51 कंट्रीज़ थे। कितने कंट्रीज़ थे? 51 कंट्रीज़ थे। और अभी का प्रेजेंट मेंबर अगर देखा जाए तो 193 कंट्रीज़ है। कितने कंट्री है? 193। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेड क्वार्टर आपसे पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो याद रखना यूएन के जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क सिटी में है। अभी कितने मेंबर है? 193 मेंबर है। और फाउंडिंग मेंबर जो है 51 मेंबर है। इसके इस्टेब्लिशमेंट डेट भी याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945। अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज को देखा जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश आ जाता है, फ्रेंच आ जाता है, स्पेनिश आ जाता है, रशियन आ जाता है, चाइनीज़ आ जाता है, अरेबिक आ जाता है। ये सारे ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें इसके सारे डॉक्यूमेंट किए जाते, बनाए जाते हैं। ओके, इसके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो जनरल असेंबली है, यूएन के अंदर जनरल असेंबली होता है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना हम लोग के यहाँ, जहाँ पे सारे नेता बैठते हैं, या पार्लियामेंट होता है जहाँ पे सारे नेता बैठते हैं और रूल मेकिंग का काम करते हैं। उसी तरह से दुनिया भर के देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो वो बैठते हैं और वहाँ पे दुनिया के फैसले लिए जाते हैं। इसमें 193 कंट्रीज़ है और अगर एक कंट्री को देखा जाए तो एक वोट उसको दिया जाता है। एक कंट्री को एक वोट दिया जाता है। इसके फंक्शन क्या है कि बजट को अप्रूव करना। ये डिस्कशन प्लेटफॉर्म, जैसे पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उसी तरह से जनरल असेंबली है। और यहाँ से नॉन बैंडिंग रेजोल्यूशन पास करते हैं। नॉन बैंडिंग होते हैं, हमेशा याद रखना कि यूएन कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास कर रहा है ना, वो नॉन बैंडिंग रेजोल्यूशन मतलब कोई लॉ वगैरह होता है, तो नॉन बैंडिंग होता है। वो कोई भी कंट्री पे बाइंड नहीं किया जाता है। आपकी स्वेच्छा के अनुसार अगर आप उसको अपनाना चाहते हो तो उसको आप अपना सकते हो। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 क्यों होते हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि 5 जो होते हैं, इसमें 2 टाइप की, बेसिकली अगर मैं बताऊँ मैं, इसमें 2 टाइप के मेंबर होते हैं। एक परमानेंट मेंबर जो होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं। एक परमानेंट वाले होते हैं और एक क्या होते हैं? नॉन परमानेंट वाले होते हैं। तो परमानेंट वाले जो मेंबर होते हैं ना, वो 5 होते हैं और नॉन परमानेंट वाले मेंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं। इसीलिए इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 15। अच्छा, परमानेंट वाले मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? P5 बोलते हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 होते हैं, इसके 2 ईयर का ही टेन्योर होता है, 2 ईयर का ही टेन्योर होता है। और 2 ईयर के टेन्योर के बाद इसको हटा के दूसरा मेंबर को यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन परमानेंट मेंबर, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, परमानेंट मेंबर हमेशा परमानेंट रहता है। ये कौन कौन परमानेंट मेंबर है? तो आपका पहला हो जाता है यूएसए, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना, चौथा फ्रांस और पांचवा यूनाइटेड किंगडम। ये वो सारी कंट्री है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत हासिल किया था, जर्मनी को हरा के, जापान को हरा के। वो ये सारी कंट्री है, यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल। ओके, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन तब पर भी हम लोग देखने के लिए मेंबर जो है इसमें 54 होते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल इशू हैंडल करता है। तो ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक होते हैं, जितने भी सोशल इशूज़ होते हैं, उसको हैंडल करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल इशू मतलब क्या? हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, ये सारे इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ होते हैं। इसको हैंडल कौन करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत बार
हाल में ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर पे भी साउथ अफ्रीका के द्वारा ऐसा केस किया गया था और पुतिन इसका जजमेंट भी आया था पुतिन के खिलाफ। जो पुतिन अगर कोई भी दूसरे देश में जाएगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा खबर में रहता है, तो ये पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कहाँ पे है? तो द हेग में है। कहाँ पे है? द हेग में है। और जज, इसके जज जो है 15 जज होते हैं इसमें, और सबके 9 ईयर टर्म्स होते हैं। मतलब 15 जज बनाए जाएंगे और सबके 9 ईयर टर्म्स होंगे। 9 साल के लिए जज ये बनाए जाते हैं। इसके फंक्शन क्या है? तो डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज सॉल्व करता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है दो कंट्री के बीच में, तो उसको वो कौन करता है? सॉल्व करता है। लीगल एडवाइस भी देता है। ये क्या कर देता है? लीगल एडवाइस भी देता है। तो हम लोग अगर इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग में है। जज 15 जज है और हर जज का 9 ईयर का टर्म होता है अपना। और ये इसका काम क्या होता है? तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करता है दो कंट्रीज़ के बीच में, और या नहीं तो लीगल एडवाइस अगर किसी को चाहिए तो वो देता है कौन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट आपका है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट के बारे में बात करें तो इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी जनरल। ओके, जैसे हमारे यहाँ भी नहीं होता है सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी जनरल इस सेक्रेटरीट के हेड होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ना, अभी के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरियस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरियस है। मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा यूएन का जितने भी प्रेसिडेंट है ना उसकी लिस्ट लेके आऊँगा, तो उसको मैं दिखा दूँगा, क्योंकि यूएन के प्रेसिडेंट आपसे पूछे जाते हैं। और आपकी बुक में 12th का जो सेकेंड पार्ट है, 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है उसमें आपका ये पूछा भी एक लिस्ट दे रखा है, तो लिस्ट को पूरे ध्यान से हम लोग देखेंगे भी। ओके, इसके फंक्शन जो है वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना होता है और रिपोर्ट प्रिपेयर करके यूएन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है। बेसिकली यूएन का जो भी प्रोग्राम, जो भी रेजोल्यूशन जनरल असेंबली से पास किया जाता है, उस रेजोल्यूशन पे कौन काम कर रहा है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि सेक्रेटरी जनरल होते हैं और वो सेक्रेटरीट में बैठते हैं। तो ये हो गया 5वां ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन। छठा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम लोग देखें तो छठा ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टशिप काउंसिल होते हैं। ट्रस्टशिप काउंसिल जो होते हैं ना, इसके पर्पस होते हैं ट्रस्ट टेरिटरी को इंडिपेंडेंस देना, स्टेटस इनएक्टिव होते हैं, और लास्ट केस जो होगा पलाव। बेसिकली यहाँ पलाव इंडिपेंडेंस। बेसिकली ट्रस्टशिप काउंसिल वो काउंसिल होता है जहाँ पे कोई भी अगर टेरिटरी है और उसको इंडिपेंडेंस नहीं मिला, वहाँ पे सिविल वॉर या डिफरेंट कुछ चल रहा है, तो उसमें इंटरफेयर करके पीस कीपिंग फोर्स भेज के उसको स्टेबल करना और एक अच्छा कंट्री बनाना वहाँ से। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम लोग आते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में ही बहुत सारे काम ये करते हैं। जैसे 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना था। बेसिकली ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में दो बने थे, एक IMF बना था और दूसरा बना था आपका ये वर्ल्ड बैंक और IMF बना था। और ये 1944 में इसमें वर्क करना स्टार्ट किया 1945 में। तो आपको पूछा जाएगा जब एस्टेब्लिशमेंट डेट, तो आपको 1944 ही लगाना है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है ये किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना था, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना था। इसका पर्पस क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल बनाना। तो इकोनॉमी जो है वर्ल्ड का उसको स्टेबल बनाना, और हेड क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। तो वाशिंगटन DC में इसके हेड क्वार्टर है, और मेंबर कंट्री 190 प्लस है। मतलब ऑलमोस्ट सारे कंट्री जो है वो इसके मेंबर हो जाते हैं। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल शॉर्ट फॉर्म अगर बोले तो IMF। 1944 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, और कौन से कॉन्फ्रेंस से? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से होता है, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और अभी जो इसके मेंबर्स है 190 प्लस मेंबर्स है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और वर्ल्ड बैंक भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1944 में इसका भी होता है, क्योंकि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में दोनों बैंक बनते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों बनते हैं साथ साथ में। इसके हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है, और मेंबर जो है अराउंड 189 कंट्रीज़ है। कितने मेंबर है? 189 कंट्रीज़ है, याद रखना है। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। WTO के बारे में अगर मैं बताऊँ ना, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है कब? तो
1 जनवरी 1995 को होता है। लेकिन आप बोलोगे सर इतना लेट क्यों हो रहा है इसका एस्टेब्लिशमेंट? बेसिकली ये पहले किस नाम से जाना जाता था? उसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट के नाम से जाना जाता था। 1947 में ही बना था ये, लेकिन उसके बाद इसमें बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए और रिफॉर्म ला के इसको WTO बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और 1 जनवरी 1995 को ये काम हुआ। इसके बाद याद रखना है ये क्यों बना था, कहाँ से बना था, तो उराग्वे राउंड जो हुआ था ना, उसके आधार पे गेट को ट्रांसफॉर्म करके WTO बनाया गया था। हेडक्वार्टर जनेवा में है, इंपॉर्टेंट है, जनेवा में है, और मेंबर जो है 164 कंट्रीज़ है, ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड है, जो ट्रेड सिस्टम के पार्ट है, जिससे ट्रेडिंग किए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो याद रखना WTO कब बना था, तो 1995 में बना था। लेकिन अगर पूछा जाए इसका पुराना नाम क्या है, तो आप बोलोगे गेट है। क्या है? गेट है। और गेट कब बना था, तो 1947 में बना था। कब, किसके बेसिस पे बना था, तो उराग्वे राउंड के बेसिस पे बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जनेवा में है। मेंबर कंट्री कितने हैं, 164 कंट्रीज है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईरान का USA और इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो इस समय में एटॉमिक एनर्जी जो है, एक न्यूक्लियर पावर बनने की जो इनका ख्वाब है, उस चीज़ को लेके IAEA पूछे जा सकते हैं। सो IAEA का इस्टेब्लिशमेंट डेट अगर बोला जाए तो 1957 को होता है। अगर हम लोग देखिए इसको, तो बेसिकली ये जो है ना, प्रपोज किया गया था एटम्स फॉर पीस के नाम से एक प्रपोजल था, 1953 में लाया गया था। तो इसका पर्पस ये था कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग वॉरफेयर के लिए इसको यूज़ करें। तो जिसके पास अभी न्यूक्लियर बम है वो तो अपने पास रखे, लेकिन आगे न्यूक्लियर बम नहीं बनने दे। इसको न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस से यूज़ करना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना में है, और मेंबर कंट्री जो है अराउंड 175 प्लस कंट्रीज़ हैं। ओके, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना में है, और मेंबर 175 कंट्रीज़ है। याद रखना है 3 इसमें इंपॉर्टेंट है। पहले 1957 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर वियना में है, और मेंबर कंट्री 175 प्लस है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये ह्यूमन राइट के लिए फाइट करते हैं, और एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पे है, लंदन UK में है, और 1961 में इसको फाउंड किया गया था, और पीटर बेनिसन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, तो हेडक्वार्टर याद रखना है लंदन में, और फाउंड किया गया था 1961 के। किस लिए फाउंड किया गया था, तो ह्यूमन राइट के लिए ये फाइट करता है। ह्यूमन राइट वॉच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाजा में अभी इसराइल के द्वारा बहुत ही ज़्यादा गोली बरसाए गए और बहुत ही ज़्यादा बेकार ढंग से लड़ाई किया गया। उसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, तो उसमें शायद इसको पूछे जा सकते हैं उससे लिंक करके। तो एस्टेब्लिशमेंट 1978 इंपॉर्टेंट है। इन 1978 इसका पहले जो नाम हुआ करता था हेलेंस्की वॉच हुआ करता था, हेलेंस्की वॉच इसका नाम हुआ करता था, और उसके बाद इसका नाम जो है ना ह्यूमन राइट वॉच रखा गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में है। ध्यान रखना, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये ह्यूमन राइट वॉच ये UN के पार्ट नहीं है। मैं इसलिए इसमें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ताकि ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी 12th के जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें दे रखे हैं, तो ये सब ध्यान में रखना। तो ह्यूमन राइट वॉच का फाउंडिंग कब हुआ था, 1978 में। इसको पहले क्या जाना जाता है, हेलेंस्की वॉच के नाम से, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में है। ओके, सो हम लोग अब देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का लिस्ट देख लेते हैं। बेसिकली यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के लिस्ट में से 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। आप याद रखना 1 से 2 क्वेश्चन, तो आपके इस पूरे वीडियो से जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये पूरे वीडियो को UN के सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये UN के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अपार्ट फ्रॉम UN, उसको भी इसमें डिस्कस किया गया है। और इस जो अभी मैं लिस्ट बताने जा रहा हूँ UN सेक्रेटरी जनरल के, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान में रखना है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं तरागवे लाई जो थे वो फर्स्ट UN सेक्रेटरी जनरल थे, और फर्स्ट UN सेक्रेटरी जनरल कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, तो ये नॉर्वे से। याद रखना है तरागवे लाई। ये कब से कब तक रहते हैं, 1946 से 1952 तक रहते हैं। नेक्स्ट जो है डैग हामरकोज़ल्ड,
डैग हैमरकोजेल जो है ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं और ये 1953 से 1961 तक रहते हैं। डाइड इन अ प्लेन क्रैश ड्यूरिंग सर्विस, तो सर्विस देते समय ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो डैग हैमरकोजेल। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड, ये यूथेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो याद रखना यूथेंट जो है बिलोंग्स टू एशिया और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं? म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा बोलते हैं, तो म्यांमार से बिलोंग करते हैं। 1961 से 1971 के बीच में ये अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं। तो याद रखना यूथेंट जो है फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल है। दो नाम को आप ध्यान में रखोगे। पहला नाम आपका है त्राग्वे लाई जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है और दूसरा नाम जो है आपका यूथेंट जो है ना जो म्यांमार फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल के नाम से फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल है ये। ओके, फोर्थ जो बनते हैं वो बनते हैं कुर्ट वेलेदियम ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं और 1972 से 1981 तक रहते हैं। फिफ्थ जो होते हैं वो जेवियर प्रेस दी कुलर होते हैं, 1982 से 1991 तक रहते हैं और ये पेरू से बिलोंग करते हैं। इसी तरह बंट्रोस खाली जो है वो 1992 से 1996 तक रहते हैं और इजिप्ट से ये बिलोंग करते हैं। अब कोफी अन्नान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है क्योंकि इसको नोबेल पीस प्राइज़ 2001 में मिला था और ये कब से कब तक रहता है? 1997 से 2006 तक रहता है। और कहाँ से बिलोंग कर रहा था ये? घाना, अफ्रीका से बिलोंग कर रहा था। तो याद रखना कोफी अन्नान जो घाना अफ्रीका से बिलोंग कर रहा था इसको नोबेल पीस प्राइज़ 2001 में मिलता है और इसका कार्यकाल 1997 से 2006 तक रहता है। ओके, नेक्स्ट जो है बान की मून भी पूछा गया है। ये 8 नंबर का 2007 से 2016 तक रहता है। ये साउथ कोरिया से बिलोंग करता है। बान की मून याद रखना है। एंटोनियो गुटेरेस प्रेजेंट के हैं, 2017 से अपने कार्यकाल मना रहे हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस याद रखना है। अभी प्रेजेंट का एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN है। और पुर्तगाल से ये बिलोंग करते हैं। तो इस लिस्ट में 9 में से एक ना एक आपके एग्ज़ाम में CUT UG के एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। अभी तक हम लोग देखें कि UN के सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपार्ट फ्रॉम UN के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी देखें और UN के सेक्रेटरी जनरल के लिस्ट देखें। इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। 2 से 3 आप मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन तो श्योर बनने वाले हैं इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को याद कर लो, इस वीडियो के जितने भी कंटेंट को याद कर लो। अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF मेरे WhatsApp नंबर पे ले सकते हो 8287233493 पे। ओके, सो ये यहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग फिर लाएंगे हिस्ट्री के PYQ पे बेस्ड वीडियो। ओके, थैंक यू।